हेलो दोस्तों, तो कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को वन शॉट पे देख रहे थे, तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है इस पे हम देखने वाले 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 हमारा तरंग प्रकाश की, जिसे इंग्लिश पे वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। इस पूरे चैप्टर को वन शॉट पे आज हम देखने वाले, ठीक है। तो ये आज का वीडियो यार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस चैप्टर आपका जो चैप्टर 10 है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, इससे पेपर में पूछे जाने वाले जितने भी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। भले ही आपने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन अब आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो इस चैप्टर से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मस्त तरीके से इस चैप्टर को आज हम लोग वन शॉट पे क्लियर करने वाले, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाएंगे, मस्त तरीके से समझ जाओगे पूरा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक चीज जान लो, अगर आपने इससे पहले 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक के वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स वन शॉट वाली, वहां से आप जाके इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 10 जो हमारा है तरंग प्रकाश की के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है। तो आप भैया मस्त तरीके से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, आपका तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। और एक चीज हमने बताया कि जितने प्रश्न होंगे अच्छे से समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे और सबको आपको तैयार भी करना है, ठीक है। तो शुरू करें। सिंपल देखो, पहला क्वेश्चन जो बनता है हमारा क्वेश्चन है तरंगाग्र किसे कहते हैं और प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो है तरंगाग्र। तरंगाग्र जिसे इंग्लिश में वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है। और तरंगाग्र में जो मतलब तरंग स्रोत के आकृति के आधार पे, ठीक है, तरंग स्रोत की आकृति के आधार पे तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि तरंगाग्र जिसे इंग्लिश में वेव फ्रंट कहते हैं ये होता क्या है। परिभाषा पढ़ना, यहाँ से हेडिंग लगी तरंगाग्र वेव फ्रंट। कहा गया जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है। समझना, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के कण जो होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। अब परिभाषा यहाँ से बनती है, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहा गया परिभाषा तरंगाग्र की कि मान लो आपका कोई तरंग स्रोत है, इस टाइप से मान लेते हैं कोई तरंग स्रोत है जिससे क्या होती है तरंगे इस टाइप से आगे निकलती है, ठीक है, इस टाइप से तरंगे निकलती, ठीक है। मान लेते हैं कोई तरंग स्रोत है जिससे तरंगे निकल रही है, ठीक है। अब कहा गया कोई तरंग स्रोत है, मान लो उससे तरंगे निकल रही है, तो अगर माध्यम में स्थित जितने कण होते हैं, मतलब माध्यम जैसे कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है। तो मान लो माध्यम में स्थित आपके यहाँ पे कुछ कण है इस टाइप से, ठीक है, ये कुछ कण है। अगर माध्यम में स्थित जितने भी कण है वो क्या करने लगे, कंपन करने लगे। कंपन का मतलब वाइब्रेशन, ठीक है। इस टाइप से ये क्या करने लगे, तरंगों की वजह से कंपन करने लगे। किसी तरंग स्रोत से निकलने वाली तरंगों के कारण जो माध्यम में स्थित जितने भी कण हैं वो क्या करने लगे, कंपन करने लगे। जो पार्टिकल होते, कण होते, वो क्या करने लगे, कंपन करने लगे, ठीक है। तो और इसके बाद क्या कहा गया, और अगर कंपन करने लगे और हम अगर इनमें एक ऐसा पृष्ठ खींच दे, एक ऐसा प्रश्न देखो कहा गया ना यहाँ से, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, मतलब सभी कण जो हो वो समान कला में कंपन करे, समान कला में वाइब्रेशन दिखाए। वाइब्रेशन समझते हो ना, कंपन करना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई इस टाइप से एक पृष्ठ खींच दे, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मान लो हम कोई पृष्ठ खींच दे, इस टाइप से, किसी टाइप से मान सकते हो, इस टाइप से मान लो कोई पृष्ठ खींच दिया जाए, तो इस पृष्ठ को ही तरंगाग्र बोलते हैं। इसे ही हम लोग वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं, वेव फ्रंट तरंगाग्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस टाइप से सिंपल से परिभाषा पढ़ लो। कहा गया था जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है, मान लो ये आपके पास क्या है, तरंग स्रोत है, ये हमारे पास क्या है, तरंग स्रोत। जब आपका मान लो तरंग स्रोत है, तो कहा गया जब किसी माध्यम में स्थित, मान लो किसी भी माध्यम में स्थित आपका कोई तरंग स्रोत है, ठीक है, किसी माध्यम में स्थित आपका तरंग स्रोत है। अब जब उस तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित, मतलब स्रोत के चारों ओर स्थित जितने भी कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं, वो कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन दिखाने लगते हैं, वो सभी कण कंपन करने लगते हैं। जैसे आपने देखा ये सभी कण इस टाइप से कंपन करने लगे, ठीक है। अब कहा गया यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, पहले कण कंपन करने लगे, अब अगर हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींच दे जिसमें स्थित सभी कण, जिसमें स्थित जितने भी पार्टिकल हो
सभी कण हो वो क्या हो, समान कला में हो, मतलब वो समान कला में कंपन करें, सभी की कला क्या हो, समान हो, एक ही तरह से सभी कंपन करें, तो उस पृष्ठ को हम लोग बोलेंगे तरंगाग्र वेव फ्रंट। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ये तरंग स्रोत था, माध्यम में से कोई तरंग स्रोत है, उससे तरंगे निकली, तो आपके माध्यम के जो कण थे वो वाइब्रेशन दिखाने लगे, कंपन करने लगे। अब अगर हम इसमें माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र वेव फ्रंट कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, तो समझ सकते हो तरंगाग्र क्या होता है। अब इसके बाद पूछा जाता है तरंगाग्र के प्रकार, मतलब तरंग स्रोत की आकृति के आधार पे, मतलब तरंग स्रोत किस आकृति का है, इस आधार पे तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा होगी। अब बात करें प्रकार, तो तरंगाग्र जो है तरंग स्रोत की आकृति के आधार पे 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला जो होता है, पहला होता है समतल तरंगाग्र। ठीक है, पहला होता है समतल तरंगाग्र। ठीक है, समतल तरंगाग्र होता है। इसी टाइप से दूसरा तरंगाग्र जो होता है वो होता है गोली तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र? गोली तरंगाग्र। ठीक है, इसी टाइप से तीसरा जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका बेलनाकार तरंगाग्र। कौन सा होता है? बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, इस टाइप से आपके पास 3 तरंगाग्र होते हैं। ठीक है, तरंगाग्र के प्रकार का भी पूछे जाए तो आपको क्या बताना है? तरंगाग्र 3 प्रकार का, पहला समतल तरंगाग्र, दूसरा गोली तरंगाग्र, तीसरा बेलनाकार तरंगाग्र। और ये जो तरंगाग्र के प्रकार है किस आधार पे? तरंग स्रोत की आकृति के आधार पे, मतलब तरंग स्रोत किस आकृति का है, इस आधार पे 3 प्रकार के तरंगाग्र, समतल, गोली और बेलनाकार। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं समतल तरंगाग्र क्या होता है, गोली तरंगाग्र क्या होता है और बेलनाकार क्या होता है, फिर आपको इससे समझाते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे प्रकार में हमने लिख दिया सभी प्रकारों को। ठीक है, समझना है आसानी से क्या होता है कौन सा। ठीक है, पहला था समतल तरंगाग्र। बात करें समतल तरंगाग्र क्या होता है, तो कहा गया यदि तरंग माध्यम में एक अकेली दिशा में संचरित हो रही है तब किसी क्षण इस दिशा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ को समतल तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पे पढ़ सकते हो, यदि तरंगे जो हो, ठीक है, यदि तरंग जो हो माध्यम में एक अकेली दिशा में संचरित हो रही, मान लो एक ऐसा स्रोत हो आपके पास जिसमें जो तरंगे हो मान लो केवल एक अकेली दिशा में, इसी टाइप से एक ही दिशा में मान लो संचरित हो रही है। ठीक है, इस टाइप से मान लो अगर एक ही दिशा में क्या हो रही है, संचरित हो रही है। ठीक है, इस टाइप से एक ही दिशा में ये सब संचरित हो रही है। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर आप इसमें पृष्ठ जो खींचते हो वो कैसा पृष्ठ होगा, समतल पृष्ठ होगा और उसे समतल तरंगाग्र बोलेंगे। इस टाइप से आप खींच सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से करके खींच देना। ये कैसा तरंगाग्र होगा, समतल तरंगाग्र। इसी टाइप से आगे भी ऐसे। ठीक है, ये कैसा तरंगाग्र होगा, समतल तरंगाग्र होगा। ठीक है, इस टाइप से। मतलब सीधी सी बात कही गई, मतलब तरंगे जब एक ही दिशा में संचरित हो रही हो तब आप अगर वहां पे पृष्ठ खींचोगे, लंबवत उसके पृष्ठ खींचोगे तो आपको जैसा तरंगाग्र कौन सा मिलेगा, समतल तरंगाग्र मिलेगा। दूसरा ये था गोली तरंगाग्र। यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं तब वे सभी दिशाओं में संचरित होती हैं, और यदि हम बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर एक गोली पृष्ठ खींचे तो वो गोली तरंगाग्र होगा। ठीक है, मतलब मान लो किसी बिंदु स्रोत से, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से मान लो कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हमारे पास कोई बिंदु है, किसी बिंदु स्रोत से जो तरंगे निकलती हैं वो सभी दिशाओं में निकलती है। इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ये सभी दिशाओं में निकलेंगी। ठीक है, इस टाइप से क्या होंगी, सभी दिशाओं में निकलेंगी। और जब सभी दिशाओं में निकलेंगी तो हम इन सभी दिशाओं को, अगर इस वाले को देखो कहा गया, देखो क्या कहा गया, यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही है तब वे सभी दिशाओं में निकलेंगी। और यदि हम इस बिंदु स्रोत को क्या करें, केंद्र मान के गोला खींच दे, गोलाकार पृष्ठ खींच दे, इस टाइप से, इसको केंद्र मानो और इससे गोलाकार पृष्ठ इस टाइप से खींच दो, इस टाइप से गोलाकार खींच दो, तो उसे क्या बोलेंगे, गोली तरंगाग्र बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये था समतल तरंगाग्र। ये क्या चीज है, समतल तरंगाग्र है। ठीक है, समतल तरंगाग्र है। ये हमारे पास गोली तरंगाग्र है। क्या चीज है, गोली तरंगाग्र। ठीक है, गोली तरंगाग्र क्यों हुआ कि गोली तरंगाग्र में ये होता है, मान लो कोई बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत से निकलती है जो किरणें वो सभी दिशाओं में निकलती हैं, और अगर हम क्या करें, इस बिंदु स्रोत को केंद्र मान के गोला खींच दें, गोलाकार पृष्ठ खींच दें, तो वो गोलाकार पृष्ठ ही गोली तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद था बेलनाकार तरंगाग्र। कहा गया यदि तरंग स्रोत रेखी है तब बेलनाकार तरंगाग्र होता है। रेखी का मतलब इस टाइप से, अगर तरंग स्रोत इस टाइप से है, मान लो रेखी, ठीक है, यहाँ से भी इस टाइप से आपका सभी दिशाओं में तरंगे निकल रही है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से, यहाँ पे भी इसी टाइप से रेखी है। ठीक है, इस टाइप से निकल रही तरंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो तरंगाग्र बनेगा इस टाइप से जाके वो आपका बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा, कुछ इस टाइप से जाके। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से।
अगर इसका चित्र सही से बनाए तो देख लो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सही से सबसे पहले बेलन बना लो एक, इस टाइप से आप, ठीक है। इस टाइप से हमारा एक बेलन बन जाएगा। अब इसमें तरंगे दिखा सकते हो इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से तरंगे दिखा सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप के तरंगाग्र को क्या बोलेंगे? बेलनाकार तरंगाग्र। क्या बोलेंगे? बेलनाकार तरंगाग्र। और इस रेखीय था इसलिए इसको तो मिला दो पहले, ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये कौन सा तरंगाग्र है? बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। बेलनाकार तरंगाग्र में जो तरंग स्रोत होता है वो रेखीय होता है। गोलाकार तरंगाग्र में जो तरंग स्रोत होता है वो बिंदुवत होता है, बिंदु स्रोत होता है, जिससे सभी दिशाओं में तरंगे निकलती है। और गोलाकार पृष्ठ खींचने पे वो तरंगाग्र गोली तरंगाग्र होता है, ठीक है। ये चीज था। और आपका समतल तरंगाग्र में क्या चीज था? समतल तरंगाग्र ऐसा तरंगाग्र था जिसमें मतलब एक ही दिशा में किरण संचरित हो रही हो और आप उसमें कोई पृष्ठ खींचते हो तो उससे जो तरंगाग्र बनेगा वो समतल तरंगाग्र कहलाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से तरंगाग्र की परिभाषा है, उसके प्रकार। आपसे इसमें क्वेश्चन यही आएगा, तरंगाग्र किससे कहते हैं और तरंगाग्र के प्रकार। और तरंगाग्र के जो प्रकार है किस आधार पे? तरंग स्रोत की आकृति के आधार पे। इसमें देखो, जब आपका ऐसा स्रोत लेना जिससे किरणें रेखी मतलब एक ही दिशा में निकले तो वो आपका क्या होगा? समतल तरंगाग्र। और अगर बिंदु स्रोत है, बिंदुकार मतलब एक बिंदु का स्रोत है जिसमें बिंदु से सभी दिशाओं में निकलती तो उसमें गोली तरंगाग्र। जब रेखीय था तो बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। इस टाइप से आप तरंगाग्र को समझ सकते हो। पूरी कोशिश की यार ये आपको परिभाषा भी एकदम सिंपल वे पे बताएं, इसके प्रकार भी सिंपल वे पे बताएं, जिससे आप लोगों को रटना ना पड़े, आसानी से समझ जाओ। और आशा करते हैं आप लोग समझे भी होंगे, ठीक है। तो अभी ये जो था इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक था तरंगाग्र क्या होता है। अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इससे पहले नोट कर लो। तो भैया आप बात करते हैं मस्त तरीके से हम लोग अगला टॉपिक। और एक चीज जान लो, ये जो टॉपिक है ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा। देख सकते हो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, या कह सकते हो हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या होता है, इसको लिखिए। और इसके अनुसार क्या बताया हाइगेन्स ने वो चीज लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका ये सिद्धांत, और ये सिद्धांत पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको यार आपको मस्त तरीके से समझना है, ठीक है। तो शुरू करें सिंपल, क्या होता है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। तो देखो बात करें, इसमें एक साइंटिस्ट है हमारे जिनका नाम है हाइगेन्स, उन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया है, ठीक है। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है और कहा क्या, देखो लिखा गया, हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं। कहा गया हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए, तरंगों के संचरण का मतलब, जो संचरण का मतलब होता है जो तरंगे चलती है, ठीक है। किसी माध्यम में तरंगों के चलने या तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिया जिसे हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब इस सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें हाइगेन्स ने बताई, हमने लिखा हाइगेन्स के अनुसार। पहले इसे पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। पहली बात उन्होंने बताई क्या, देखो पहले उन्होंने बताया जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते तरंगाग्र कहलाता है। ये सिंपल सा आपका तरंगाग्र की परिभाषा ही लिखी हुई है पहली बात पे, ठीक है। जो हाइगेन्स ने अपने नियम के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार पहला तथ्य दिया, पहली बात बताई, वो तरंगाग्र की परिभाषा ही लिखी हुई है। सिंपल क्या होता है इसमें, यदि कोई तरंग स्रोत होता है, ठीक है, इस टाइप से मान लो कोई तरंग स्रोत है, कहा गया ये जब किसी माध्यम में से तरंग स्रोत, ये तरंग स्रोत है। अब अगर इस तरंग स्रोत से क्या होती है, तरंगे निकलती है, ठीक है। इस तरंग स्रोत से क्या होती है भैया, तरंगे निकलती है। ये हमारे पास तरंग स्रोत है, जब इस तरंग स्रोत से क्या होती है, तरंगे निकलती हैं। तो तरंगे जब निकलती हैं तो आपको एक चीज पता है, जब यहाँ पर से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के जो कण होते हैं, ठीक है, इस टाइप से होते हैं, माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं, वो कण आपके कंपन करने लगते हैं, ठीक है। वो कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। और अधिक अगर क्या हो, ये जो कण है ये कंपन की समान मतलब ऐसा पृष्ठ खींचे, यहाँ पे अगर हम एक ऐसा पृष्ठ खींचे इस टाइप से, मान लो हम यहाँ पे एक ऐसा पृष्ठ खींच दे इस टाइप से, और यहाँ पे अगर ये जो पृष्ठ खींचा जाएगा और इस पृष्ठ पे अगर जितने भी कण होंगे वो कंपन की अगर समान कला में होंगे तो उस पृष्ठ को हम लोग नाम देते हैं तरंगाग्र। यही तो बात बताई गई थी। ये सिंपल हमारे पास कुछ कण है, इस टाइप से बना देते हैं इनको,
ठीक है, इस टाइप से इनको इस टाइप से आपको बना देना, इस टाइप से इनके ऊपर इस टाइप से गोला बना देना। ठीक है, इसका चित्र भी आपको बनाना होता है, तो इसलिए आपको इस टाइप से इसको पूरा चित्र बना लेना। ठीक है, इस टाइप से ये थोड़ा सा और नजदीक नजदीक कर लेते हैं। आपको इस टाइप से इसका डायग्राम जरूर बनाना जब पूछा जाए। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ठीक है, इस टाइप से आपको पूरे में बना देना है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये बना देना है। ये आपका क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। ये क्या होगा? तरंगाग्र होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? तरंगाग्र होगा। तो सिंपल कहा गया, जब तरंग स्रोत से, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कोई तरंग स्रोत है, और जब तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, ठीक है, कहा गया जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तो जो तरंगे निकलती हैं तो माध्यम में स्थित जितने भी कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, मतलब वाइब्रेशन करने लगते हैं। और जो कण कंपन करने लगते हैं, अगर इन कणों पे हम क्या करें? एक आपका पृष्ठ खींच दें, मतलब इस जो माध्यम में एक पृष्ठ खींच दें, और ये पृष्ठ जो खींचोगे इसमें आपके कण जो होंगे कंपन की समान कला में होंगे, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग तरंगाग्र बोलेंगे। ठीक है, देख सकते हो, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, मतलब समान कला में एक ही जैसा कंपन दिखाए, तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। यही बात हाइगेंस ने अपने पहली बात पे या पहली कथन पे बताई। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलने लगती हैं, और इन्हें हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। ठीक है, कहा गया तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण, मतलब ये जो तरंगाग्र है आपके पास, इसमें स्थित प्रत्येक कण, जैसे ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ठीक है, इसमें स्थित प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत बन जाता है। ठीक है, क्या कहा गया? पहले तरंग स्रोत से आपकी तरंगे निकली, आप जब तरंगे निकली तो माध्यम में स्थित कण कंपन करने लगे, और ये जो कण कंपन कर रहे हैं इससे हमने एक पृष्ठ खींचे इसमें, और ये कण जो हुए कंपन की समान कला में हुए, और जो पृष्ठ था उसे नाम तरंगाग्र दिया गया। अब कहा गया तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण, तरंगाग्र में स्थित जितने भी कण है वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलने लगती है, और इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन सभी कणों से क्या होंगी? नई तरंगे इस टाइप से निकलने लगेंगी, इनसे नई तरंगे इस टाइप से निकलने लगेंगी, और इन तरंगों को हम क्या नाम देंगे? इन तरंगों को हम नाम देंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। यही है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इन्हें नाम देंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं, इस टाइप से इनको क्या नाम देंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, मतलब पहले जब आपका तरंगे निकली थी तरंग स्रोत से, तो जो माध्यम के कण थे कंपन करने लगे थे, इसलिए हमने एक पृष्ठ खींचा जिससे तरंगाग्र बोला गया। अब तरंगाग्र में से जितने भी कण हैं वो एक नया तरंग स्रोत बन जाएंगे। एक नया तरंग स्रोत का मतलब अब इनसे भी तरंगे निकलने लगेंगी, तो इनसे भी तरंगे निकलेंगी, और इन तरंगों को हम क्या नाम देंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, यही चीज कहा गया कि तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलने लगती है, और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहा गया, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे, तो यह पृष्ठ उस क्षण इस तरंगाग्र को एक नई दिशा प्रदान करेगा। ठीक है, कहा गया यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे, तो यह पृष्ठ उस क्षण इस तरंगाग्र को एक नई दिशा प्रदान करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे एक और पृष्ठ खींच देते हो तो वो एक नया तरंगाग्र बन जाएगा। ठीक है, वो एक नया तरंगाग्र आपका बन जाएगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पे हम एक नया पृष्ठ खींच दें इस टाइप से, देखो जैसे यहाँ पे खींचा था, इसमें एक लाइन इस टाइप से और बीच में बना देना, इन्हीं को स्पर्श करते हुए इस टाइप से, चित्र तब कंप्लीट होगा। ठीक है, इस टाइप से आपका ये बनेगा। ठीक है, ये क्या है? तरंगाग्र। अब इसी टाइप से यहाँ पे एक पृष्ठ और खींच दे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से एक पृष्ठ और खींच दे तो ये आपका दूसरा तरंगाग्र हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, इसमें भी इसी टाइप से कण होंगे। ठीक है, इसको गोला एकदम सीधा बनाना आप लोग, मतलब जैसे गोला बनता है। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ये। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी? कण हो जाएंगे इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? कण हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? कण हो जाएंगे। इन कणों को नाम भी दे सकते हो कुछ भी, जैसे इसको 1
2 3 4 5 इस टाइप से कुछ भी नाम दे सकते हो। इनको भी इसी टाइप से नाम दे सकते हो, 1 2 3 4 आगे बनाना चाहो तो 5 बना लो, ठीक है। नीचे एक और बना देते मान लो, इस टाइप से यहाँ पे एक और बना देते, ठीक है। इस टाइप से इस वाले को नाम दे देते 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा तरंगाग्र, जो नया तरंगाग्र बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा तरंगाग्र हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये दूसरा तरंगाग्र हो जाएगा। इनको नाम दे सकते हो, इसको ए बी सी इस टाइप से नाम दे सकते हो। इसको चाहो तो यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश इस टाइप से नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चित्र आपको बनाना है, जब इतना लिख लेना, यहाँ पे बीचों बीच, जैसे हमने यहाँ पे साइड में बनाया, आपको यहाँ पे इसके नीचे बीचों बीच पेंसिल से मस्त तरीके से आपको कॉपी पे बना लेना है, ठीक है। तो अब आपका ये चित्र कंप्लीट है। अब आप लोग समझ सकते हो हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। सिंपल, सबसे पहले हाइगेन्स ने बताया कि आपका एक तरंग स्रोत होता है, ठीक है। हाइगेन्स ने कहा किसी माध्यम में स्थित अगर कोई तरंग स्रोत है तो उससे तरंगे निकलती हैं, सीधी सी बात। अब जो तरंगे निकलती हैं तो माध्यम में जो कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं। अब जब माध्यम के कण कंपन करते हैं तो अगर हम माध्यम में जो कण कंपन कर रहे हैं इसमें आपका क्या करें, एक पृष्ठ खींच दे, जिसमें पृष्ठ में क्या हो, सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र बोला जाता है। फिर कहा गया दूसरा पॉइंट कि तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे निकलती हैं, और इन तरंगों को हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब अगर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए फिर से एक पृष्ठ खींचते तो ये एक नया तरंगाग्र होगा, जो इसे एक नई स्थिति प्रदान करेगा। यही तो लिखा है कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ और खींचे तो यह पृष्ठ उस क्षण इस नए तरंगाग्र को एक नई दिशा प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। ये आपको है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इस टाइप से लिख देना और बीचों बीच ये चित्र बना देना, ठीक है। इस टाइप से कंप्लीट है। अब आप लोग इसे नोट कर लो क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। एक चीज जान लो, जितने टॉपिक है, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी को आपको देखना है, इसलिए पूरा वीडियो आखिर तक देखते रहना, अच्छे से एक एक चीज को समझते रहना, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट कर लो। तो आप बात करते हैं भैया इस चैप्टर का अगला टॉपिक। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो सिंपल से समझते हैं। और एक चीज जान लो, इस टॉपिक पे बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, उनको भी आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से समझना। तो सिंपल पहला आपसे मतलब प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है तथा व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है, तो क्वेश्चन भी समझेंगे और इसके जितने फॉर्मूले हैं वो भी समझेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखना। तो सिंपल सबसे पहले बात करें, व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। कहा गया होता क्या है, ये पढ़ लो। कहा गया जब दो या दो से अधिक, कहा गया जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचलित होते हुए अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया, जब दो या दो से अधिक तरंगे आपका एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है मतलब एक ही दिशा में दोनों जुड़ते हुए चली जाती है, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग व्यतिकरण इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इस घटना को हम लोग व्यतिकरण इंटरफेरेंस बोलते हैं। देखो इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से अगर हम तरंगों के संचरण को समझे तो मान लो आपकी तरंगे कुछ इस टाइप से संचलित हो रही, मान लो पहली तरंग इस टाइप से संचलित हो रही है, ठीक है, इस टाइप से। दूसरी तरंग आपकी एक ही दिशा में संचलित होंगी, इसलिए आपको दूसरी तरंग को कुछ इस टाइप से दिखा देना है, ठीक है। इस टाइप से मान लो दूसरी तरंग संचलित हो रही है, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से दूसरी तरंग, इसी टाइप से और भी तरंगे संचलित हो सकती है। तो तरंगों में जो ये ऊपर का भाग होता है इससे समझ लो, इसे हम लोग सरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे सरंग बोला जाता है। और ये जो नीचे होता है इसे गर्त बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ भी सरंग होता है, सरंग, और यहाँ भी क्या होता है, गर्त होता है, इस टाइप से, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। तो मतलब आपकी व्यतिकरण की घटना क्या होती है, कहा गया जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में, देख सकते हो अगर अलग अलग दिशा में संचलित होती तो एक तरंग ऐसे जाती, एक तरंग ऐसे जाती, तो ये अलग अलग दिशा में संचलित हो रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक ही दिशा में तरंगों का संचरण दिखाया गया है, ठीक है। तो जब दो तरंगे या दो से अधिक भी हो सकती है, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचलित होती हैं तो क्या होता है, मतलब संचलित होते हुए अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब एक साथ जुड़ते हुए चली जाती है। तो इस घटना को हम लोग व्यतिकरण इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपका
जो व्यतिकरण के लिए प्रकाश की मतलब ये जो तरंगों का व्यतिकरण के लिए फॉर्मूला बनता है वो I बराबर बनता है क्या, I बराबर फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2, ठीक है। जहां I क्या होते हैं व्यतिकरण की मतलब पूरी तीव्रता होती है, I1 क्या होती है पहली तरंग की तीव्रता, I2 क्या होती है दूसरी तरंग की तीव्रता, ठीक है। फॉर्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। इसे आप लोग बोल सकते हो परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता, ठीक है। परिणामी तीव्रता जो होती है I बराबर I1 प्लस I2 होती है। I जो है इस व्यतिकरण की घटना में परिणामी तीव्रता है, I1 पहले तरंग की तीव्रता, I2 दूसरे तरंग की तीव्रता है, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिकरण की घटना बोलते हैं। सिंपल सा परिभाषा पूछी जाती है, आपको ये लिखना है, जब दो या दो से अधिक आपकी समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती है, ठीक है। अध्यारोपित देख सकते हो, इसीलिए दोनों की जो तीव्रताएं थी आपस में जुड़ गई, अध्यारोपित का मतलब ही जुड़ना है, तो इस टाइप से I बराबर I1 प्लस I2, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और इसमें जो परिणामी तीव्रता होती है वो कितनी होती है, I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। ये फॉर्मूले जितने यहाँ पे होने वाले सभी इंपॉर्टेंट होने वाले, अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। दूसरा आपका था इसका प्रकार, ठीक है, यही पूछा गया व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है। तो व्यतिकरण जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला संपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो कहा गया अध्यारोप, देखो पहला संपोषी व्यतिकरण, कहा गया अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पे अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है। मतलब अध्यारोपण के बाद जिन स्थानों पे परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, उन स्थान पे क्या होता है संपोषी व्यतिकरण। और अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पे न्यूनतम होती है वहां क्या होता है विनाशी व्यतिकरण। मतलब परिणामी तीव्रता अधिकतम होने का मतलब है I मैक्सिमम जो हो अधिकतम हो, ठीक है। I जो हो परिणामी तीव्रता है वो क्या हो, इससे अधिकतम हो I1 प्लस I2 से, ठीक है, ये बात है। और इसमें क्या होगा, I जो होगा वो आपका न्यूनतम होगा I1 प्लस I2 से। देखो इस चिन्ह का मतलब तो समझते हो, ग्रेटर देन बोलते हैं इसे, जिसकी तरफ ये मुंह होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ ये पीछे वाला होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो सिंपल I इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2, मतलब परिणामी तीव्रता है I, तो I जो होती है दोनों तरंगों की तीव्रता से ज्यादा होती है, इसमें क्या होती है I जो होती है दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से कम होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पर अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है। अधिकतम होती परिणामी तरंग की तीव्रता, इसलिए I जो है परिणामी तरंग की तीव्रता है, ये क्या होती अधिकतम होगी, तब आपका कौन सा व्यतिकरण होगा संपोषी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण में अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पे न्यूनतम होती है वह विनाशी व्यतिकरण होता है। और इसमें जो होता है I जो होता है वो I1 प्लस I2 से कम होता है। I यहाँ पे क्या है परिणामी तरंग की तीव्रता, I1 पहले तरंग की और I2 दूसरे तरंग की, ठीक है, इस टाइप से होता है या, ठीक है। तो आपको इस टाइप से संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा याद रखनी है। संपोषी व्यतिकरण में था अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पर अधिकतम होगी वहां संपोषी व्यतिकरण, मतलब I जो होगा वो ग्रेटर देन होगा I1 प्लस I2, जहां I क्या है परिणामी तीव्रता। और विनाशी में अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पर न्यूनतम होगी वह विनाशी व्यतिकरण, मतलब I जो होगा लेस देन होगा I1 प्लस I2 से, ठीक है, I लेस देन I1 प्लस I2। अब इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, व्यतिकरण की शर्तें भी अभी देखेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, वो समझ लो, ठीक है। पहला यहाँ पे देखो हमने पॉइंट लिखा है, प्रकाश के तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। तरंगों का जो आयाम होता है, प्रकाश की तीव्रता जो होती है तरंगों के आयाम के समानुपाती होती है। कहा गया प्रकाश के तरंग की तीव्रता तरंगों के आयाम के समानुपाती होती है, मतलब कि I जो होता है तीव्रता होती है तरंगों की और वो समानुपाती होती है किसके, तरंगों के आयाम। तरंगों के आयाम को A से लिखते हैं जिसे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड या आयाम। तो I जो होती है समानुपाती होती है A के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर यहां से मान निकाला जाए I समानुपाती A से, अगर दो तरंगे हैं जैसे यहाँ पे और उनके दो आयाम A1 और A2 और तरंगों की तीव्रता I1 व I2 है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I1 बटा I2 बराबर A1 बटा A2, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम देगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। प्रकाश के तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, मतलब I समानुपाती A के, जहां A क्या आयाम I है प्रकाश के तरंग की तीव्रता।
तब यहाँ से अगर दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रता I1 बाई 2 और आपके दो तरंगों के आयाम A1 बाई A2 है, तो आपका I1 बटा I2 बराबर A1 बटा A2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका देखो इस परिणामी आयाम का सूत्र व्यतिकरण के लिए, देखो इसके बाद फॉर्मूले हैं कुछ जो आपको यहाँ से तैयार करने। देखो इनसे आपका डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन जिससे आएगा वो अभी आपको आगे बताएंगे। अभी आपको फॉर्मूले कौन से तैयार करने जो कि आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे वो समझो। सबसे पहले आपको फॉर्मूला ये वाला पता होना चाहिए, व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम का सूत्र, व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम का सूत्र, परिणामी आयाम का सूत्र। ठीक है, परिणामी आयाम का सूत्र, परिणामी आयाम का जो सूत्र होता है A बराबर होता है, ठीक है, परिणामी आयाम का जो सूत्र होता है वो A बराबर होता है अंडर रूट, ठीक है, A बराबर होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, ये होता है परिणामी आयाम का सूत्र, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जहां A क्या है परिणामी आयाम है, A1 को क्या बोलेंगे, A1 को पहली तरंग का आयाम बोल सकते हो, A2 दूसरी तरंग का, और इसी टाइप से फाई यहाँ पे होता है तरंगों के बीच का कलांतर। ठीक है, फाई को बोलते हैं कलांतर। ठीक है, फाई को क्या बोला जाता है, कलांतर बोला जाता है। तो इस टाइप से व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम का सूत्र यहाँ से याद रखना, A बराबर होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। देखो अब हमारे पास समय कम है क्योंकि अब पेपर हमारे नजदीक है, तो हम आपको पूरा इसका डेरिवेशन नहीं बताएंगे, केवल आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला याद रखना है जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, इसके बाद परिणामी तीव्रता का भी सूत्र याद रखना, परिणामी तीव्रता का सूत्र आपको वो पॉइंट बता रहा है जो कि आपके काम के हैं। ठीक है, जिनसे आपके न्यूमेरिकल फंसेंगे। ठीक है, प्रश्न तो आपका ये पूछा जाता है व्यतिकरण क्या है, इसके प्रकार बताओ, इसकी शर्तें बताओ, लेकिन इससे जो फॉर्मूले हैं वो आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे, इसलिए फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए। तो परिणामी तीव्रता के सूत्र की बात करें, ठीक है, परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है I बराबर सूत्र होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, ये सूत्र होता है इसके लिए परिणामी तीव्रता के लिए। ठीक है, परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है आपका I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, ये होता है परिणामी तीव्रता का सूत्र। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम का सूत्र A बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और परिणामी तीव्रता का सूत्र I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। ठीक है, इस टाइप से तीव्रता का सूत्र। ठीक है, इसके बाद आपको क्या रखना है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए आयाम का सूत्र। ये तो परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का सूत्र है, और यहाँ से आपने संपोषी व्यतिकरण के लिए भी जान लिया I जो होता है ग्रेटर देन होता है I1 प्लस I2, इसमें I लेस देन होता है I1 प्लस I2। इसमें आयाम का सूत्र भी जान लो, आयाम का सूत्र और तीव्रताओं के अलग अलग सूत्र। ठीक है, आयाम का सूत्र संपोषी व्यतिकरण के लिए और फिर तीव्रता का सूत्र। ठीक है, इसी टाइप से विनाशी व्यतिकरण में भी, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल आपको काम आएंगे। तो देखो आपको संपोषी व्यतिकरण के लिए अगर बताए तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आयाम का जो सूत्र होता है, देखो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता आपकी अधिकतम होती है, इसलिए आपका आयाम भी अधिकतम होता है, और उसका सूत्र होता है A मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम। ठीक है, MAX है मतलब मैक्सिमम मतलब अधिकतम। A मैक्स जो होता है वो होता है बराबर A1 प्लस A2 के, और यहाँ से I मैक्स जो होता है वो बराबर होता है रूट I1 प्लस रूट I2 के। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यहाँ से याद रखने हैं। तीव्रता के लिए आपका I मैक्सिमम बराबर रूट I1 प्लस रूट I2, यहाँ से A मैक्सिमम के लिए A1 प्लस A2। फिर इसके बाद विनाशी व्यतिकरण के लिए आयाम का सूत्र होता है A मिनिमम, न्यूनतम के लिए मिनिमम लगेगा MIN मतलब मिनिमम न्यूनतम। ठीक है, इसके लिए होता है A1 माइनस A2। ठीक है, और I मिनिमम कितना होता है रूट I1 माइनस रूट I2। ठीक है, रूट I1 माइनस रूट I2, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये चीज यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे ये चीज होता है। ठीक है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाया, ये चीज लगा लेना। ठीक है, I मैक्सिमम होता है आपका कोष्टक में अंडर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे I मिनिमम बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इनको हल्के में लेना कि इसे बता रहे हैं, ये आपके सभी को जब न्यूमेरिकल का अगले वीडियो पे 1 शॉट आएगा ना, तब न्यूमेरिकल पे आपको ये सब चीज काम आएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे मेन फॉर्मूले बता रहे हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स पे काम देंगे। क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट वो तो बताएंगे ही, यहाँ से आपके फॉर्मूले भी क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर जान लो कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे कलांतर जान लो, कलांतर। ठीक है, कलांतर कितना होता है, इसके लिए कलांतर जान लो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसी टॉपिक से आपके कई सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, कलांतर की अगर बात करें संपोषी व्यतिकरण के लिए जो फाई का मान होता है, ठीक है, फाई होता है कलांतर, फाई का मान होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए 2m पाई। ठीक है, क्या होता है 2m पाई होता है कलांतर। ठीक है, 2m पाई। यहाँ पे आप m की जगह क्या क्या रख सकते हो, m की जगह 0 1 2 3 इस टाइप से रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा लिखे दे रहे, आप लोग अच्छे से कॉपी पे लिखना। ठीक है, m की जगह लिख लेना जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 इस टाइप से आप डैश डैश करके लास्ट तक, ठीक है, डैश डैश करके आगे तक लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आगे तक आप लिख सकते हो। और इसके लिए जो कलांतर होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए आपका कलांतर कितना होता है, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए आपका कलांतर होता है फाई बराबर 2m माइनस 1 पाई। ठीक है, ये चीज आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव पे, बहुविकल्पी पे पूछ लिया जाता है संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर बताओ, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर बताओ। तो याद रखना है आपको, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है फाई बराबर 2m पाई, जहां m बराबर 0 1 2 3 इस टाइप से आप वैल्यू रख सकते हो। और विनाशी व्यतिकरण वाले में आपको 0 से वैल्यू नहीं शुरू करनी, इसमें m का मान जो है 1 2 3 इस टाइप से डैश डैश करके होता है। ठीक है, इसमें आपको 0 से नहीं शुरू करना, उसमें 0 से वैल्यू शुरू होती है। यहाँ पे m बराबर जो वैल्यू होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 डैश डैश करके इस टाइप से। ठीक है, ये चीज है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या चीज समझना है, ठीक है, यहीं पे हम लोग एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। कौन सा, देखो ये यहाँ से जैसे I समानुपाती होता है A के, वर्ग के समानुपाती होता है, सॉरी यार, देखो कहा गया था प्रकाश के तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो वर्ग तो हमने लगाया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से I1 बराबर I2 बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के, ठीक है, इस टाइप से a1 स्क्वायर बटा a2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसके पदों में निकाले संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से I मिनिमम बराबर होता है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, दो फॉर्मूले यहां से भी आए, ये भी आपको तैयार करने। ठीक है, जैसे I समानुपाती a स्क्वायर, जैसे दो तरंगे हो तो a1 प्लस a2 या a1 माइनस a2, संपोषी होगा तो a1 प्लस a2, विनाशी होगा तो a1 माइनस a2। तो यही चीज, तो अगर a की जगह हम a1 प्लस a2 रखेंगे संपोषी के लिए, तो I मैक्सिमम होगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम याद रखना संपोषी व्यतिकरण में, मिनिमम याद रखना विनाशी व्यतिकरण में। ठीक है, तब यहाँ से I मिनिमम जो होगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है। अब इसके बाद आपको एक संबंध समझना है, कलांतर एवं पथांतर में संबंध। देखो यहाँ पे इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भैया इतनी सारी चीजें कैसे बता रहे हो, क्वेश्चन तो इतना, व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसका प्रकार क्या होता है। ये देखो आपका क्वेश्चन तो यही पूछा था, व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसका प्रकार, इसकी शर्तें, परिभाषा हो गई, प्रकार समझ ले, शर्तें भी बता देंगे। लेकिन ये फॉर्मूले जो है ना, ये इतने महत्वपूर्ण फॉर्मूले इस चैप्टर के, अगर इनको तैयार कर लेते तो न्यूमेरिकल में आप नहीं फंसोगे। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। अब इसके बाद एक आपका होता है कलांतर एवं पथांतर में संबंध। ठीक है, इसको याद रखना है, कलांतर एवं पथांतर में संबंध। ठीक है, जब क्वेश्चन ये पूछा जाए केवल परिभाषा आपको लिखनी है, ये सब फार्मूले वाला लिख देना। ठीक है, क्योंकि जब परिभाषा पूछी जाएगी केवल परिभाषा तो लिखोगे, हम आपको यहाँ पे फॉर्मूले बता रहे हैं जिससे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, तो कलांतर एवं पथांतर में संबंध का फॉर्मूला जान लो। इसका फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, इसका होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इस टाइप से इसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। जहां डेल्टा फाई होता है कलांतर, इसे कलांतर बोलेंगे, कलांतर, और इसे हम लोग पथांतर बोलेंगे। ठीक है, इससे क्या बोलेंगे, पथांतर। और 2 पाई, पाई का मान तो जानते हो 22/7 या 3.4। लैम्डा क्या, लैम्डा तरंगदैर्घ्य। अब यहाँ से एक चीज और समझ लो, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, पथांतर भी लिख लेना, पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए कितना होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर आता है वो आप लोगों को याद रखना है, डेल्टा एक्स बराबर 2m लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसके लिए पथांतर होता है डेल्टा एक्स बराबर 2m लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये चीज आपको पथांतर याद रखना है, इसके लिए डेल्टा एक्स बराबर 2m लैम्डा बाई 2। और इसके लिए जो होता है डेल्टा एक्स बराबर पथांतर कितना होता है, इसके लिए आपका होता है m लैम्डा। ठीक है, इसके लिए कितना होता है, डेल्टा एक्स बराबर m लैम्डा होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये याद रखना है, डेल्टा एक्स बराबर m लैम्डा। आपसे ये सब चीज पूछा जाता है। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए, और न्यूमेरिकल में तो काम आएगा ही। आप जितने फॉर्मूले थे सब यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, आप जितने फॉर्मूले थे यहाँ पे आपके सब लिख चुके हैं। अब इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं तैयार करना,
बस इतने अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका न्यूमेरिकल का काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जितनी फार्मूले बताए इनको एक बार समझ लो, जिससे ये ना हो कि भैया बताते चले गए समझ में तो कुछ नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे समझो। सबसे पहले क्वेश्चन हमने दिया व्यतिकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको व्यतिकरण की परिभाषा बताई कि जब दो या दो से अधिक तरंगे आपका समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती है तो अध्यारोपित होती है। ठीक है, मतलब संचरित होते हुए अध्यारोपित होती है। ठीक है, अध्यारोपित का मतलब वो जुड़ते हुए जाती है, ये सीधा सीधा मतलब है। तो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती तो इस घटना को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इसके लिए परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 होती है। I है परिणामी तीव्रता, I1 है पहले तरंग की तीव्रता, I2 है दूसरे तरंग की तीव्रता। ये जितने फॉर्मूले होने वाले सभी महत्वपूर्ण है, तैयार कर लो। ठीक है, प्रकार की बात हुई संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण दो प्रकार होते हैं। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण में अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पर अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है। और इसके लिए परिणामी तीव्रता I जो होती है ज्यादा होती है किसके, I1 प्लस I2 के, मतलब दोनों तीव्रताओं के योग की ज्यादा होती, तो I इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे आयाम का सूत्र बताया आपको। आयाम का सूत्र होता है ए मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका जिन स्थानों पे अधिकतम की बात हुई है इसलिए अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, और आपका मिनिमम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम। मिनिमम का मतलब न्यूनतम होता है और मैक्सिमम का मतलब अधिकतम होता है। ठीक है, तो कहा गया जिन स्थानों पे अधिकतम होती है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ए मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2। ठीक है, यहाँ पे आपका ए मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2 होगा। ए मैक्सिमम क्या है, ए मैक्सिमम है यहाँ पे परिणामी तरंग का आयाम। A1 है पहली तरंग का आयाम, A2 है दूसरी तरंग का आयाम। फिर यहाँ पे तीव्रता का सूत्र जो होगा परिणामी तीव्रता का I मैक्सिमम वो होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I मैक्सिमम क्या है, संपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता रूट I1। I1 यहाँ पे क्या है, पहले तरंग की तीव्रता, I2 दूसरे तरंग की। इसमें आप फॉर्मूला एक और बना सकते हो, तीव्रता का I मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लगाना, क्योंकि यहाँ से I जो होता है समानुपाती होता है ए स्क्वायर के। I और ए में क्या संबंध होता है, I समानुपाती होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, तो इसलिए I समानुपाती ए स्क्वायर। अगर संपोषी व्यतिकरण तो ए की जगह A1 प्लस A2, तो I मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसके लिए कलांतर आपको याद रखना है, कलांतर होता है फाई बराबर 2m पाई, जहाँ m की जगह 0 1 2 3 डैश डैश कर सकते हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू, मतलब m की जगह आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रख सकते हो। और इसमें पथांतर कितना होता है, डेल्टा एक्स बराबर 2m लैम्डा बाई 2। डेल्टा एक्स कितना होता है, 2m लैम्डा बाई 2 होता है, जहां डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है आपका पथांतर, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य। m की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, m की जगह वैल्यू यहाँ पे ना 0 1 2 3, ये याद रखना। संपोषी के लिए 0 से शुरू होती है, विनाशी के लिए 1 से शुरू होती है। ठीक है, फिर बात है विनाशी व्यतिकरण, तो अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पे न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। और इसमें I लेस देन I1 प्लस I2, ए मिनिमम A1 माइनस A2, I मिनिमम अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे I मिनिमम बराबर कोष्टक में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, जैसे वहां पे था सेम इसमें। कलांतर फाई बराबर 2m माइनस 1 पाई, और जहां m बराबर 1 2 3 डैश डैश, और पथांतर डेल्टा एक्स बराबर m लैम्डा। ठीक है, इसमें डेल्टा एक्स m लैम्डा नहीं होता, डेल्टा एक्स बराबर 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होता है। ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, इस टाइप से इसके लिए होता है 2m लैम्डा बाई 2, इसके लिए 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, विनाशी वाले के लिए हाँ इतना ही होता है, 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, फिर इसके बाद प्रकाश के तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, इसलिए I समानुपाती a स्क्वायर। I1 बटा I2 बराबर A1 बटा A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर लिख सकते हो। फिर कलांतर एवं पथांतर में संबंध का सूत्र याद रखना, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा फाई कलांतर, डेल्टा एक्स पथांतर। ठीक है, फिर व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम का सूत्र a बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और परिणामी तीव्रता का सूत्र I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता का सूत्र है। इस टाइप से आपका ये टॉपिक व्यतिकरण कंप्लीट। अभी बचा क्या, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, तो अब इसको बता देते। ठीक है, जितने टॉपिक है यार, जितनी फॉर्मूले हैं आपको यहाँ पे सब इसीलिए बताएं कि आप लोग न्यूमेरिकल में इस चैप्टर के ना रह सको। ठीक है, न्यूमेरिकल का 1 शॉट भी जल्दी आएगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आप बात कर लेते हैं व्यतिकरण की शर्तें। तो आप बात कर लेते हैं व्यतिकरण की शर्तें क्या क्या होती है। ठीक है, शर्तें भी पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है, इसको भी समझो। कहा गया व्यतिकरण की महत्वपूर्ण शर्तें या व्यतिकरण की शर्तें।
पहली शर्त देखो, आपको पता चला व्यतिकरण में आपकी 2 या 2 से अधिक तरंगे निकलती हैं। तरंगे निकलती कहां से, ये तो आपको हाइगेंस ने बता दिया था, स्रोत से तरंगे निकलती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो शर्तों पे समझना। पहली बात हुई, पहला मतलब शर्तें का ये मतलब है कि व्यतिकरण कब होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि प्रकाश स्रोत जो होना चाहिए कला संबद्ध होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि जो प्रकाश का स्रोत होना चाहिए जिससे तरंगे निकलेंगी वो कला संबद्ध होना चाहिए, जिससे समान कलाओं में तरंगे निकलेंगी, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। जो दोनों तरंगे आप निकाल रहे हो उन तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों के जो आयाम हो वो बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। फिर दोनों प्रकाश स्रोत जो हो संकीर्ण होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, बहुत संकीर्ण होने चाहिए, ठीक है। फिर अब पांचवी कंडीशन है कि दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए। जो दोनों प्रकाश स्रोत हो उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। तो ये इस टाइप से कंडीशन है। पहली, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होनी चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए और दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए। इस टाइप से व्यतिकरण किसे कहते हैं, उसके प्रकार और जितने फॉर्मूले बताए उनको आपको अच्छे से जैसे जैसे बताया, जिसमें जैसे संपोषी व्यतिकरण के जितने फॉर्मूले थे अलग बताए, विनाशी के अलग बताए, उनको अच्छे से कॉपी पे नोट करके नोट्स उसकी बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं और वो फॉर्मूले आपको जब न्यूमेरिकल का अगला वीडियो आएगा उसमें आपको वो काम देंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब भैया बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं और विवर्तन के प्रकार को लिखिए, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है और विवर्तन के प्रकार क्या क्या होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग समझते हैं विवर्तन। व्यतिकरण तो हमने बात कर ली, अब विवर्तन को देखो। तो बात करें विवर्तन जो होता है उसे इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसकी परिभाषा होती है जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो उस स्लिट अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहा गया? जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध अथवा किसी स्लिट से होकर गुजरती है तो वो क्या होती है? वो प्रकाश जो होता है आंशिक रूप से मुड़ जाता है और यह घटना विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। पढ़ लो। जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो उस स्लिट अथवा अवरोध के किनारे से प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। देखो कैसे, मान लो इस टाइप से कोई स्लिट या अवरोध है, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे मान लो आपकी क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें। इस टाइप से आपके पास क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें। मान लो किसी भी स्रोत से आपकी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो प्रकाश की किरणें किसी भी स्रोत से अगर आ रही हैं और इस स्लिट या अवरोध के किनारों से अगर वो गुजरती है तो वो क्या होती है? आंशिक रूप से मुड़ जाती है। मतलब उन्हें सीधा जाना चाहिए, सीधा ना जाके इस टाइप से आंशिक रूप से मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस घटना को ही विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश के मुड़ने की घटना ही विवर्तन कहलाती है। और प्रकाश कैसे मुड़ेगा? किसी स्लिट अथवा अवरोध से गुजरने पर अगर प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ जाता है तो वो घटना विवर्तन कहलाती है। पढ़ सकते हो कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो उस स्लिट अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल परिभाषा पूछी जाएगी। डेरिवेशन की बात अभी करेंगे, उससे टेंशन न लो। अभी व्यतिकरण वाला डेरिवेशन जो है विवर्तन वाला, उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा था विवर्तन के प्रकार। विवर्तन के प्रकार में पहला प्रकार होता है फ्रेनल विवर्तन, ठीक है। पहला प्रकार क्या होता है? फ्रेनल विवर्तन। इसमें क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी, देखो प्रकाश स्रोत तथा इस पर्दे, जैसे स्लिट वाला पर्दा है वही, ठीक है। जब प्रकाश स्रोत तथा स्लिट के पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है, मतलब उसके बीच की दूरी एक क्या होती है? सीमित दूरी होती है कि इतनी दूरी होगी, ठीक है। तो उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं, ठीक है। मान लो अगर जो प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश आएगा, स्रोत कुछ भी समझ सकते हो, जैसे टार्च ही ले लो। टार्च एक प्रकाश का ही तो स्रोत है जिससे प्रकाश आता है, और भी स्रोत ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया टार्च का इस टाइप से, ठीक है। तो मान लो किसी प्रकाश स्रोत और जो पर्दा या स्लिट के बीच की दूरी अगर वो सीमित दूरी है तो उससे जो विवर्तन होगा उसे फ्रेनल विवर्तन बोलेंगे।
और दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी असीमित या अनंत होती है तो उस स्थिति में प्राप्त विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये है विवर्तन के प्रकार, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है तो उसे फ्रेनेल विवर्तन, और फ्राउनहोफर में जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी असीमित या अनंत होती है तो इस स्थिति में प्राप्त विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, तो इस टाइप से आप फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन को समझ सकते हो। और विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी अवरोध अथवा स्लिट से होकर गुजरती हैं तो वो आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं और ये घटना ही विवर्तन डिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, बस इसमें सिंपल ये है। अब इसके बाद बचता है आपका व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर भी आपका इंपॉर्टेंट है तो उसे भी समझ लेते, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो आप बात करते हैं भैया इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये पेपर में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। ठीक है, पढ़ सकते हो व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर क्या होते हैं, इसको लिखिए। तो पहला इधर हेडिंग पड़ी व्यतिकरण, इधर हेडिंग पड़ी विवर्तन। ठीक है, व्यतिकरण की तरफ हमने पहला पॉइंट लिखा कि व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम है। व्यतिकरण में आपने देखा था दो तरंग, मतलब दो तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम था, हमने बताया था। ठीक है, तो वही लिखा व्यतिकरण जो होता है दो कला संबद्ध स्रोत, मतलब दो स्रोतों से आपकी अलग अलग तरंगे निकलेंगी, तो वही चीज है व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम है। कौन, व्यतिकरण। विवर्तन की अगर बात करें तो विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण का परिणाम है। ठीक है, विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण का परिणाम है। दूसरा कहा गया इसमें कि व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है, व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है, विवर्तन में फ्रिंज चौड़ाई असमान होती है, इसमें एक समान नहीं होती। ठीक है, तीसरा है इसमें कि इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। इसमें व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, लेकिन इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर घटती जाती है। केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता जो होती है घटती जाती है। चौथा अंतर है व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं, विवर्तन में केवल एक ही कला संबद्ध स्रोत होता है। ठीक है, विवर्तन में केवल एक ही स्रोत होता है और व्यतिकरण में दो स्रोत होते हैं। तो इस टाइप से आप व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आप व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को लिख सकते हो। ठीक है, आप बात करते हैं अगला टॉपिक, तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लो। ठीक है, तो आप बात करें इस चैप्टर के जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले डेरिवेशन है जो कि पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला आपका डेरिवेशन है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, जो कि 5 मार्क्स का बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र, ये 5 नंबर का ये भी आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसके बाद है आपका हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। दूसरा डेरिवेशन है हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो चारों डेरिवेशन है इस चैप्टर के, ये ऐसे डेरिवेशन है जिनमें से मतलब इन चारों में से एक ना एक आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको इनको तैयार कैसे करना है, देखो ये जो डेरिवेशन थे 5 नंबर वाले आपकी फिजिक्स के जो डेरिवेशन थे उनको हमने पहले ही करा रखा है। इन वीडियो देखो, इन सभी जितने डेरिवेशन है फ्रिंज की चौड़ाई वाला, विवर्तन वाला और परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, इन चारों के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। जो ये वीडियो देख रहे हो नहीं वाला, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे देखना, आपको इन चारों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहां से जाके आप इन चारों वीडियो को अलग अलग पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण टॉपिक थे तो इनको हमने पहले ही करा दिया था, जितने 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे। तो इन सब के वीडियो बने हुए हैं, इनको बहुत ही मस्त तरीके से हमने समझाया हुआ है। इसलिए आपको करना क्या है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे देखोगे आपको लिंक मिल जाएगी, या आप जब डिस्क्रिप्शन पे लिंक देखोगे 12th फिजिक्स 1 शॉट की, वहां पे भी हम इन वीडियो को लगा देंगे, वहां से भी जाके देख सकते हो। और अगर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, हम आपको इन वीडियो के लिंक दे देंगे। ठीक है, तो इनको जरूर से जरूर आपको तैयार करना। आपसे बता रहे कहीं दूर नहीं जाना, बस इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना या कमेंट कर देना अगर लिंक ना मिले आपको। ठीक है, तो हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से इन वीडियोज को आपको देखना है और इनमें से एक ना एक आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, देखो क्योंकि अब वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, इनको अभी अगर कराएंगे इसी वीडियो पे तो आपका 1-1.5 घंटा का और हो जाएगा, तो इसलिए हमने उनको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपको उन वाले वीडियोज को देख लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और एक एक टॉपिक सबको समझ में आएंगे। देखो जितने टॉपिक थे इस चैप्टर के
तरंग प्रकाशिकी के उन सभी टॉपिक को इसमें कराया और इन सब फार्मूलों को भी तैयार कर लेना और इसके जो डेरिवेशन देखोगे उनके फार्मूलों को भी तैयार कर लेना। अब जो आगे वीडियो आपको मिलेगा तरंग प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल्स का मिलेगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे उस वीडियो पे, तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स के वन शॉट पे। तो एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से चल रही है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी और क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे दोनों की प्लेलिस्ट है, 12 फिजिक्स वन शॉट, 12 केमिस्ट्री वन शॉट, वहां से जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इनको आपको तैयार करना है वीडियो से।